चीन, रूस और अब यूरोप 500% टैरिफ की धमकी देते ट्रंप का पीएम मोदी ने पतंग उड़ाकर कौन सा इलाज किया? बैक टू बैक मीटिंग्स, बड़ी बड़ी डील्स, पीएम मोदी का वो काम कि ट्रंप के सुर भी बदलने लगे हैं क्या? ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बता दिया। भारत को रूस से भी सस्ता तेल देने की तैयारी शुरू हो गई है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की सनक से त्रस्त है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक देश जिसके सामने ट्रंप की सनक नहीं चल रही, कोई धमकी काम नहीं आ रही, वो देश है भारत। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा हाथ पैर मार लिए, लेकिन भारत को हिला नहीं पाए, और वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बिना कुछ कहे डिप्लोमेसी की ऐसी फील्डिंग सेट की है कि ट्रंप और अमेरिका के सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जो ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि भारत उन्हें खुश करने में लगा है, वो ट्रंप अब भारत को ऐसा लग रहा है कि खुश करने में लग गए। आपको आज बताऊंगा कि जो ट्रंप भारत के बनाए सोलर अलायंस से अलग हो गए थे, वो कैसे अब भारत को अपने नए अलायंस में शामिल करने का ऐलान कर रहे हैं। जो ट्रंप भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, अब उन्हीं के लोग भारत के साथ ट्रेड को बहुत जरूरी बता रहे हैं। सवाल यह कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि अमेरिका के तेवर नरम पड़ने लग गए? पीएम मोदी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ कहा भी नहीं, ना कोई पोस्ट किया, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह हर दिन अनाप शनाप बोलने में विश्वास तो रखते नहीं, वो अपना काम करते हैं। इस बार तो पीएम मोदी का चीन दौरा भी नहीं है, जो ट्रंप को टेंशन होने लगे कि उन्होंने भारत को चीन के हाथों खो दिया। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को डिप्लोमेसी का कौन सा ट्रेलर दिखाया कि अमेरिका के तेवर नरम पड़ने लगे हैं? पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया? कैसे दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत के चक्कर लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं? अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी क्या बड़ा करने वाले हैं? भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने कौन सी बड़ी बात कही है? चीन को लेकर पीएम मोदी ने क्या बड़े फैसले कर दिए हैं? आज सब आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। भारत में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल रहा है। आज ये भी बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के नए धमाके कौन से हैं, वो क्यों खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बता रहे भाई। तेल को लेकर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत को सस्ता तेल मिलने का एक और विकल्प खुल गया है। ट्रंप कैसे ईरान को धमकी दे रहे हैं, ईरान पर कैसे चीन ट्रंप से भिड़ने को तैयार है, सब हो रहा है भाई। बहुत धूम धड़ाका मचा हुआ है जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन इस पूरे धूम धड़ाके को बताऊं, समझाऊं, उससे पहले एक धूम धड़ाके वाला ट्रेलर देखिए। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। G20 की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दो 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. दुनिया भर को डरा रहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी की धाकड़ डिप्लोमेसी का चैप्टर खोलूं, उससे पहले आपको आज की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यह तस्वीर पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की। जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पर आए हुए हैं। आज दोनों नेता एक ही कार की सवारी करते दिखे। इस तस्वीर में पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर के व्यक्तिगत रिश्तों की गर्मजोशी भी दिखाई दी। भारत और जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों की झलक दिखाई दी। इससे पहले पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति को भी इसी तरह अपनी कार में बिठा चुके हैं। पीएम मोदी की एक कार डिप्लोमेसी की फिर से चर्चा हो रही। इस तस्वीर को पीएम मोदी ने पोस्ट किया और कहा कि भारत और जर्मनी के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जिनके अपने खुद के दोस्तों से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। नेटो देश तक कह रहे हैं कि भाई ये सब नहीं चलेगा हिसाब जो डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। पुराने रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के टूटने पर, और यहां भारत नए रिश्ते बना रहा है। नए रिश्ते नहीं कहिए कि पुराने रिश्तों को नए तरीके से मजबूती दे रहा है। पीएम मोदी ने न्योते पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरे की टाइमिंग और मायने आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले आज देखिए कि उधर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धमका रहे हैं, पब्लिक लोड लिए बैठी है, और यहां नरेंद्र मोदी जो है वो पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे थे, कन्नी कट गई होगी डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसा लगता है।
अहमदाबाद में दोनों नेता इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल हुए। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ने एक साथ पतंग उड़ाई। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाने के लिए काले रंग के गॉगल्स लगाए और खुली जीप में खड़े होकर पतंग उड़ाई गई। दोनों नेताओं ने पतंग की डोर साथ में पकड़ी, साथ में पतंग उड़ाई और इन तस्वीरों के जरिए दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी की मजबूत होती दोस्ती का संदेश दिया। साथ ही यह भी बता दिया कि भारत की इकॉनमी जैसे रॉकेट बनी हुई है, वैसे ही भारत का आत्मविश्वास भी पतंग की तरह उड़ रहा है, उसको कोई हिला नहीं सकता। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ तिरंगे वाली हनुमान जी वाली पतंगों को उड़ाया। इसके साथ ही जर्मन चांसलर के साथ जीप में सवार होकर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग भी उड़ाई। ये देखिए, अब बताइए, ऑपरेशन सिंदूर की पतंग उड़ रही है, वहां पाकिस्तान जो है उसकी क्या हालत हो रही होगी। ट्रंप की धमकियों के बीच भारत और जर्मनी के बीच गहरे रिश्ते के अपने मायने क्या हैं, ये आपको आगे बताऊं। पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम भी गए। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। यह जर्मनी के चांसलर का पहला भारत दौरा है और ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी को 25 साल हो गए। भारत और जर्मनी के रिश्तों को 75 साल हो गए। अपने भारत दौरे को लेकर जर्मनी के चांसलर ने कहा कि यह संयोग नहीं है कि उन्होंने एशिया में भारत को अपने पहले दौरे के लिए चुना है। जर्मनी के चांसलर ने माना कि जियोपॉलिटिक्स में मुश्किल हालात चल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इसके बीच उन्होंने भारत को जरूरी और पसंदीदा पार्टनर बताया। सुनिए अपनी भारत यात्रा को लेकर जर्मनी के चांसलर क्या कह रहे हैं। It's no coincidence that India is the first Asian country I'm visiting as chancellor. It comes at a time where profound global changes are challenging us. Technological transformation and geopolitical uncertainty affect the way our economies operate and compete. Against this backdrop, the partnership between Germany and India is a strategic asset, economically, politically, and in a global context. यानी जर्मनी के चांसलर साफ कह रहे हैं कि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, मुश्किल वक्त चल रहा है और ऐसे वक्त में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वो खुले में कह रहे हैं, भाई ऐसा मत सोचिए कि मैं अपनी पहली यात्रा में निकला और भारत आ गया कि चलते हैं काम करते, भारत चलते पतंग उड़ाएंगे। सोची समझी रणनीति के तहत भारत में जो दुनिया उम्मीदें देख रही है उसके तहत वो यहां आए हुए हैं। आप देखिए, जर्मनी के चांसलर ऐसे वक्त में भारत आए जब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और यूरोप में ठनी हुई है, जब ट्रंप ने ट्रेड और टैरिफ को हथियार बना लिया है। ट्रंप किसी को नहीं छोड़ रहे, चाहे वो नेटो देश ही क्यों ना हो। ट्रंप ने एक साथ दुनिया की कई संस्थाओं से अमेरिका को अलग कर नया बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। इन सब के बीच यूरोपीय देश तेजी से भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत की पैरवी करते हुए ट्रंप से भिड़ गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत देशों के बीच पुल बन सकता है, यानी यूरोप के देशों को भारत में एक भरोसेमंद, मजबूत और तेजी से बढ़ता स्टेबल पार्टनर दिख रहा है। ट्रंप की तरह सनकी नहीं कि कल यहां परसों वहां। जो नेटो देश दोस्त थे उनको भी नहीं ट्रंप छोड़ रहे। लोग यहां जो है अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में कहते हैं, अरे मोदी और ट्रंप तो दोस्त थे, ऐसा कैसे हो गया। दिख नहीं रहा है भर दुनिया में क्या हो रहा है। जर्मनी और फ्रांस यूरोप के सबसे ताकतवर और अहम देशों में से एक है। दोनों के नेता भारत की जमकर वकालत कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब कुछ ही दिनों में भारत और 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होने वाली है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता भारत के मुख्य अतिथि होंगे। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय संघ का समिट होगा। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग सकती है। अगर यह समझौता हुआ तो यह ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच एक बहुत बड़ी और अहम डील होगी। इसके अलावा फरवरी में भारत में एआई इंपैक्ट समिट होगा, जिसमें शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आएंगे। यानी अगले कुछ दिनों में यूरोप के बड़े बड़े देशों के नेताओं का भारत में जमावड़ा लगेगा। ट्रंप से बिगड़े रिश्ते और बदलते समीकरण के बीच यूरोप को भारत के तौर पर एक नई उम्मीद दिख रही है। और वो उम्मीद क्यों दिख रही है, उसकी वजह खुद पीएम मोदी ने बताई। सुनिए जर्मनी के चांसलर के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने क्या कहा है, उसके बाद आपको बताता हूं कि दोनों के बीच डील क्या हुई। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत 8% अधिक ग्रोथ से साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों ने भारत को आज
दुनिया के लिए ग्रोथ और ऑप्टिमिज्म का सिंबल बना दिया है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जल्द साकार होने जा रहा है। यह हमारे व्यापार, निवेश और साझेदारी के लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। यानी आपके लिए रास्ता क्लियर है। मैं जर्मन प्रिसिशन और इनोवेशन को भारत के स्केल और स्पीड के साथ जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। आप भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डोमेस्टिक डिमांड का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जर्मनी के चांसलर अपने साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर भारत आए हुए हैं, जिसमें सीमेंस और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी कह रहे हैं भाई कि यूरोप को दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता घटाने की जरूरत है और इस मामले में भारत उनकी मदद कर सकता है। भारत वर्ल्ड इकोनॉमी का सप्लायर बन सकता है, यह बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में बैठ के कह रही हैं। यानी जर्मनी की कंपनियों को भारत में चीन का भी विकल्प दिख रहा है। आप देखिए, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर के पार चला गया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियों की लंबे समय से मौजूदगी है। आज भी भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर करीब 19 समझौते हुए हैं। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर्स में भी समझौते हुए हैं। जर्मनी ने भारतीय यात्रियों के लिए ट्रांजिट वीजा मुक्त सुविधा का ऐलान भी कर दिया है। जर्मनी के साथ डील को लेकर पीएम मोदी ने क्या बताया है, एक बार इसको भी सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि वो सबमरीन को लेकर क्या बता रहे हैं, जो बहुत अहम है भारत के रक्षा मामलों को लेकर। आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए। यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। डिफेंस क्षेत्र में आज हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं। इसे डिफेंस में को इनोवेशन और को प्रोडक्शन के लिए। आप यह भी देखिए कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच कैसे रक्षा सहयोग और बढ़ता चला जा रहा है। इधर भारत फ्रांस से 114 राफेल खरीदने की डील कर सकता है, उधर जर्मनी के साथ भी भारत अपना रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मनी से बड़ा करार करने वाला है। यह रक्षा समझौता सबमरीन यानी पनडुब्बी को लेकर है। इसके तहत इंडियन नेवी को अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जल योद्धा मिलेगा, जो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बताया जा रहा है कि यह करार 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस परियोजना में जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थाइसन क्रूप मरीन सिस्टम यानी TKMS और भारत की सरकारी शिपयार्ड कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के बीच रणनीतिक साझेदारी होगी। इस परियोजना के तहत बनने वाली सभी 6 पनडुब्बियां भारत में ही तैयार की जाएंगी और इन पनडुब्बियों के निर्माण से न केवल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश में पनडुब्बी निर्माण से जुड़ा एक मजबूत औद्योगिक ढांचा भी विकसित होगा। भारतीय नेवी ने इस प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी की टाइप 214 NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बी को चुना है। यह करीब 2500 टन वजनी आधुनिक पनडुब्बी है, जो अपनी खामोशी, लंबी दूरी और समय तक पानी के नीचे रहने की लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। यानी जर्मनी के सहयोग से भारत समंदर में अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहा है। दूसरी बात यह कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए और विकल्प खोलता जा रहा है। जैसे भारत ने अपने कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों का विकल्प खुला रखा है, वैसे ही भारत दुनिया की अनिश्चितता को देखते हुए डिफेंस के मामले में भी एक तो आत्मनिर्भर बनने पर पूरा जोर दिए हुए और दूसरा कि बाहर से भी कुछ खरीद रहे हैं तो एक ही देश से सब ले लिया वाला हिसाब नहीं है। आप देखिए कि ट्रंप से टैरिफ वॉर के बीच कैसे भारत का यूरोप को एक्सपोर्ट बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन के अंदर ही स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड भारत के लिए की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बन गए। पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच स्पेन को भारत का एक्सपोर्ट 56% बढ़ गया है। इसी तरह पिछले साल के 8 महीने में जर्मनी को भारत का एक्सपोर्ट 9.3% बढ़ा है। पोलैंड को भारत का एक्सपोर्ट 7.6% बढ़ गया है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 17% यूरोपीय मार्केट से कवर होता है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी शामिल है। और इसीलिए आप देखिए ना कि जैसे ही ट्रंप ने उधर टैरिफ लगाया,
नरेंद्र मोदी ने इधर अपने दूसरे विकल्प ढूंढ लिए कि भाई इसका तो कोई भरोसा नहीं है, कब तक बातचीत होगी नहीं होगी, अपने विकल्प तलाशो। और आप देखिए कि जिस तरह से ये विकल्प तलाशे गए उसी का नतीजा है कि भारत की इकोनॉमी गिरी नहीं बल्कि और रॉकेट बनी हुई है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है वो आराम से पतंग उड़ा रहे हैं। ट्रंप वहां अपना जो हाथ पैर मारना है दुनिया में अपना कर रहे हैं। इधर भारत यूरोप से डील कर रहा है, उधर पीएम मोदी ने चीन को लेकर भी बड़ा फैसला कर दिया है। खबर है कि भारत चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने पर विचार कर रहा है। इसके तहत चीन पर लगे प्रतिबंधों को कम किया जा सकता है, निवेश संबंधी नियमों में नरमी बरती जा सकती है। यह सब तब हो रहा है जब पिछले साल चीन की तरफ से भी भारत के हित में कुछ प्रतिबंधों को हटाने का भरोसा मिला। इतना ही नहीं, ट्रंप से टैरिफ वॉर के बीच भारत ने चीन को जमकर सामान बेचा। पिछले साल नवंबर में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 90% बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 2024 की तुलना में 33% बढ़ा है। यानी एक तरफा मामला नहीं चल रहा। उधर से चीन पहले क्या करता था, 2 कदम चलता था, 1 कदम पीछे हटता था और 1 कदम वाली जमीन कब्जा लेता था। आज की डेट में सहयोग के मामले में चीन जो है वो देख रहा है कि अमेरिका क्या कर रहा है, तो भारत से सटने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए 2 कदम दोस्ती का बढ़ाता है, तब भारत आधा कदम बढ़ा रहा है कि चल भाई इतना किया तो चल देखते हैं। यानी भारत पांव फूक फूक के आगे कर रहा है। भारत इसी साल ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भी करने वाला है। उससे पहले पीएम मोदी चीन के लिए सीमित तौर पर ही सही लेकिन भारत के दरवाजे खोलने पर विचार कर रहे हैं। आप सोचिए, पिछले साल ही पीएम मोदी के चीन जाने से ट्रंप को भयंकर टेंशन हो गई थी और अब चीन के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रिक्स देशों का जमावड़ा, यह सब अमेरिका को बहुत खलने जा रहा है। इधर यूरोप के बड़े बड़े नेता भारत आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स फाइनल हो रही हैं। पीएम मोदी बैक टू बैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निपटा रहे हैं और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को भारत भेज दिया। सर्जियो गोर को ट्रंप का बहुत भरोसेमंद माना जाता है। सर्जियो गोर ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के तौर पर आधिकारिक रूप से अपना पद संभाल लिया है। भारत आते ही सर्जियो गोर ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप की पीएम मोदी से दोस्ती जो है ना एकदम असली है बॉस, रियल। सर्जियो ने भारत को सबसे अहम पार्टनर भी बता दिया। सुनिए एक बार। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. No partner is more essential than India. ट्रंप का सबसे भरोसेमंद आदमी भारत आके क्या कह रहा है कि भाई ट्रंप नरेंद्र मोदी के रियल फ्रेंड हैं। और लास्ट लाइन सुने कि हमारे लिए दुनिया में कोई पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भारत। ये आज की डेट में भारत की छवि नरेंद्र मोदी ने बनाई है अपनी मजबूत लीडरशिप से। ना झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, बात खत्म। तो भाई अमेरिका कह रहा है कि भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं। आप सोचिए, जो ट्रंप भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, भारत के साथ सोलर अलायंस खत्म कर दिया, अब उनके करीबी भारत को सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो सनक में कभी भी कुछ भी करते हैं। उनको लगता है कि ये आदमी, ये देश मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सर्जियो गोर ने यह ऐलान कर सबको चौंका दिया कि अमेरिका भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए इनवाइट करेगा। पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है। इसके जरिए एआई और सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को सुनिश्चित किया जाएगा। पैक्स सिलिका के जरिए अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेफ, भरोसेमंद और कंट्रोल्ड इकोसिस्टम बनाएगा। इसके जरिए अमेरिका टेक सप्लाई चेन में चीन के वर्चस्व को टक्कर देगा। इसके सदस्य देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर है। यह ग्रुप 12 दिसंबर 2025 को बना है। शुरुआत में भारत को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन अब 1 महीने के अंदर ही अमेरिका खुद कह रहा है कि भारत को भी इसमें शामिल करेंगे। इस ग्रुप में शामिल होने से भारत को एआई और टेक सप्लाई चेन में मजबूती मिलेगी। भारत को चीन से इतर एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा। इससे भारत के लिए निवेश का बहुत बड़ा मार्केट भी खुल जाएगा। यानी भारत से भिड़ने वाले ट्रंप अब भारत के लिए नया ऑफर लेकर आए कि भाई तू भी आ जाना इसमें, हमारे वाले इसमें ग्रुप में। या ट्रंप की भाषा में कहें तो अब ट्रंप भारत को खुश करने में लगे हैं। वो भाई तो यही कर रहे थे कि मोदी हमको खुश करने में लगे हैं, फिर उनके साथी ने बताया कि मोदी तो फोन ही नहीं कर रहे। शायद इसी वजह से सर्जियो गोर अब दावा कर रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है और यह भारत अमेरिका के संबंधों का अहम हिस्सा है।
भारत को टैरिफ से परेशान करने वाला अमेरिका अब यह कह रहा है कि सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, टेक्नोलॉजी में वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे भारत के लिए तेल का भी एक नया मार्केट खोल दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि वो भारत को इस तेल की खरीद की अनुमति देने के लिए तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से फिर से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका से मंजूरी लेने की कोशिशें शुरू कर दी। यानी कच्चे तेल के लिए भारत के पास एक और विकल्प आ गया है। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल का तेल भंडार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है। वेनेजुएला में हमला करके ट्रंप ने वहां के तेल पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया। अब ट्रंप वेनेजुएला के तेल को इंटरनेशनल मार्केट में लाकर उन देशों को एक ऑप्शन देना चाहते हैं जिन देशों से वो कह रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो। जहां तक भारत की बात है तो भारत का क्लियर कट हिसाब है कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत खरीदेगा। तो रूस से सस्ता तेल दोगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। वेनेजुएला में जमकर तेल निकालने के लिए ट्रंप ने अपनी अमेरिकी कंपनियों से भी कह दिया है, जाओ तेल निकालो। ट्रंप तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। भाई देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताते हुए पोस्ट जारी कर दी। पोस्ट में एक एडिटेड विकिपीडिया पेज दिखाया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का मौजूदा राष्ट्रपति बता दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह पोस्ट इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला की लीडर मारिया कोरिना मचाडो से मिलकर उनसे नोबेल पीस प्राइज लेने की बात कह दी। ट्रंप ने दावा किया था कि मारिया नोबेल प्राइज उनके साथ शेयर करना चाहती हैं और वो इसे लेकर सम्मानित महसूस करेंगे। लेकिन अब नोबेल कमेटी को कहना पड़ा कि यह नोबेल प्राइज ट्रांसफर नहीं होता। भाई मतलब ट्रंप की सनक अलग लेवल की है बॉस। वो नोबेल प्राइज भी किसी से भी ले लेंगे। नोबेल वाले करेंगे, अरे जिसको दिया उसी का ना है जी, तुम कैसे ले लोगे? खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग राष्ट्रपति बता दिया। ऐसे आदमी को लेकर बताइए, हमारे देश में कुछ लोग जो है वो डेड इकोनॉमी कह देते हैं भारत को, तुरंत एकदम बनाएंगे ऐसे पोस्ट और तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ऐसे आदमी पे कोई क्या कह रहा है इससे ट्रंप को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं उम्र हावी हो गई है या समझ रहे हैं कि लास्ट टर्म है, जो करना करके जाऊंगा। जिस तरह से ट्रंप अब नोबेल के पीछे पड़े हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता से मिलने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि जब ये मीटिंग हो तो ट्रंप नोबेल प्राइज वेनेजुएला के लीडर से लेकर अपने पास रख ही ले, फिर भले ही कोई कुछ कहता रहे। एक तरफ ट्रंप शांति का नोबेल चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हर दिन नई नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने फिर से ईरान को धमका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नेता अब अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि वो अमेरिका से मार खाकर थक गए। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि ईरान पर तो एक्शन लेना होगा। सुनिए ट्रंप की नई धमकी। They do. They called yesterday. Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Thank you very much. ट्रंप ईरान पर इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें। ईरान इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ट्रंप भड़का रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, वो इस इलाके में अमेरिका के सारे एयरबेस और शिप टारगेट करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया। खamenei ने ट्रंप की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि जो व्यक्ति अहंकार और घमंड से भरा बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे यह भी जानना चाहिए कि अत्याचारियों का तख्ता पलट हो जाता था, इसका भी होगा। अमेरिका ईरान को धमका रहा है, उधर चीन ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ रहा है। चीन ने ईरान में अमेरिका के दखल का विरोध किया है। इस बीच यह भी खबर है कि ईरान ने इंटरनेट बंद कर प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन एलन मस्क का स्टारलिंक प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा है और उन्हें इंटरनेट एक्सेस दे रहा है। अब यह भी खबर आ रही है कि ईरान को चीन या रूस की मदद मिल रही है, जिससे स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जैम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मतलब दुनिया में भाई तूफान आ रखा है और उसके जड़ में है ये एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। और उस तूफान में भी अगर कोई अडिग खड़ा है तो वो है अपना भारत।
लेकिन उस भारत में अंदर क्या चल रहा है वो भी तो देखिए। पाठशाला में अगला चैप्टर, पीएम मोदी ने सोमनाथ जाकर हिंदू गौरव की याद दिलाई। इंडी में खलबली, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा कैसे ले आए। 80% हिंदू, 14% मुसलमान के सामने कांपता है। मणिशंकर अय्यर का नया बवाल आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या जवाब दिया। इधर हिंदुत्व पर अटैक, उधर ओवैसी ने मुसलमानों से क्या कह दिया कि और हंगामा मच गया। अब देखिए देश में क्या चल रहा है उसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर जाकर हिंदुओं पर हमले का इतिहास क्या याद दिलाया। भाई साहब, बहुतों को आग लग गई। इंडी वालों में तो खलबली ही मच गई। कोई मोदी के हिंदुत्व को कोसने लगा, किसी को मोदी का मंदिर जाना चुभने लगा। एकदम से मोदी और हिंदुत्व पर एक के बाद एक अटैक होने लगे। आप देखिए कि कोई कह रहा है कि हिंदुत्व तो हिंदू धर्म का विकृत रूप है। कोई कहने लगा कि मोदी हर हफ्ते किसी मंदिर जाते हैं। कांग्रेस बोल पड़ी कि बीजेपी तो ढोंगी हिंदुओं की पार्टी है। मोदी और हिंदुत्व पर यह अटैक इसलिए हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पर हमले का न सिर्फ इतिहास याद दिला दिया, बल्कि यह भी याद दिलाया कि ऐसे हमलों से नष्ट किए हमारे मंदिरों और धर्म स्थलों को जब फिर से बनाने की बात आई तो इसका विरोध करने वाले कहां से आए थे। नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि जिन ताकतों ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया वो ताकतें आज भी सक्रिय हैं और ऐसी ताकतों को हराने के लिए भारत को सतर्क, एकजुट और शक्तिशाली होना होगा। नरेंद्र मोदी अपनी इन बातों से हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं तो मोदी विरोधियों को इससे तकलीफ हो रही है और इसलिए एक के बाद एक नरेंद्र मोदी पर अटैक शुरू हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह बताकर भी इन लोगों को बेनकाब कर दिया कि हमारे मंदिरों में जो हमले हुए उनमें उन्हें सिर्फ लूटमार के रूप में पेश करने की कोशिश हुई, जबकि सच यह है कि मंदिरों पर हमले हिंदुओं के खिलाफ नफरत की वजह से। हिंदुओं के खिलाफ नफरत, अत्याचार और आतंक का सच्चा इतिहास हमसे छुपाया गया और अब यही इतिहास नरेंद्र मोदी सामने लेकर आ रहे हैं और हिंदुओं में उस स्वाभिमान को जगा रहे हैं जिस स्वाभिमान की वजह से सोमनाथ मंदिर 1000 साल के हमलों के बाद भी गर्व के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी की यही बातें कैसे उनके विरोधियों को सुलगा रही हैं। मोदी हिंदुओं को एक कर रहे हैं तो कैसे हिंदुओं को बांटने वाला एजेंडा चालू हो गया। मोदी अपनी हिंदू विरासत पर गर्व कर रहे हैं तो कैसे मोदी के मंदिर जाने पर उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। आज आपको सब दिखाऊंगा। इसके अलावा इधर मोदी और हिंदुत्व पर हमले हो रहे हैं, उधर ओवैसी ने मुसलमानों को क्या कह दिया कि जबरदस्त हंगामा मचा है। कैसे ओवैसी ने मुसलमानों के नाम पर होने वाली राजनीति में भयंकर आग लगा रखी है, सब देखिए, लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। Hindutva is Hinduism in paranoia. What is Hinduism? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। Does Hinduism need to protect itself from Hindutva? When you cherish Hinduism, it is called Hindutva. असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। इस देश में हिंदुओं को तलवार की नोक पर जीतने की कोशिश हुई। उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके धर्मस्थलों को नष्ट किया गया, हिंदुओं से नफरत में सब कुछ हुआ। लेकिन आज अगर सोमनाथ जैसे मंदिर में दिव्यता और भव्यता दिखती है, वो उसके साथ खड़े हैं, तो यही हिंदू गौरव है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी इसी हिंदू गौरव की याद दिला रहे हैं तो इकोसिस्टम में कैसे खलबली मच गई, कैसे हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जाने लगा। आप देखिए, कोलकाता में हिंदुइज्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की जरूरत है विषय पर एक डिबेट करा दी गई। इस डिबेट में मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को हिंदू धर्म के लिए ही खतरा बता दिया। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा बता दिया। कहा कि हिंदुत्व इसलिए मौजूद है क्योंकि उससे पहले हिंदू धर्म मौजूद था। पहले सुनिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि इसका जवाब बीजेपी ने क्या दिया है। हिंदुत्व is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls
to tear down Christmas decorations. Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to realize that Hindutva is there because Hindutva was there, because Hinduism was there. इनको नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व का काट नहीं मिल रहा, तो अब एक नया वर्ड ले आया हिंदुइज्म। कल को परसों तरसों कुछ और ले आएंगे। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों के सामने कांपना सिखाता है हिंदुत्व। ये कहां से लाइन ले आए बॉस अपने हिसाब से कि हिंदू जो है उसको कांपना सिखाता है? हिंदुओं को इतने साल बांट के रखा, हिंदुत्व हिंदू को जुड़ना सिखाता है, और उसके लिए आसपास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आंख खोलकर देखने के लिए सिखाता है। आप देखिए कि एक तरफ कोई मोदी के हिंदुत्व को अटैक कर रहा है, तो किसी को पीएम मोदी का मंदिरों में जाकर पूजा करना और सनातन के गौरव को बढ़ाना चुभ रहा है। आज तक ये लोग हिंदू के लिए कहां थे ये नहीं दिखता था, आज सबको समझ में आ रहा है क्या हिंदुइज्म है, क्या हिंदुत्व है, हिंदू क्या है, मंदिर जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि क्या मंदिरों में जाने और सनातन के इतिहास को बताने के लिए पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो देश के राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में न जाने के लिए, उससे रोकने के लिए नेहरू जी को बनाए थे क्या पीएम? या राजीव गांधी को पीएम इसलिए बनाए थे कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम बहनों को न्याय मिल जाए तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलने का लेकर, और उसको पलट दिया जाए, वो अत्याचार करने के लिए बनाए थे क्या? आप सुनिए ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। So every week, Modi ji visits one temple, gives us Gyan Darshan on Itihas. Is that why he's been made the Prime Minister of the country? मोदी विरोध में हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के विचार नए नहीं है। खुद राहुल गांधी भी पहले हिंदुत्व पर इसी तरह के बयान दे चुके हैं, जिन पर काफी विवाद हो चुका है। जैसे अगस्त 2018 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हैदराबाद में राहुल गांधी ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि वो सॉफ्ट या हार्डकोर किसी भी तरह के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते। इसी साल जयपुर में कांग्रेस की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि वो एक हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। यही नहीं, आगे राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी एक हिंदू थे लेकिन नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी था। आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हिंदुत्ववादी सत्ता के प्यासे हैं, वो अपने डर की वजह से नफरत से भरे हुए हैं। नतीजा क्या हुआ? 2019 में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में उतरी और उसकी करारी हार हुई। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हार के बाद भी हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी के विचार नहीं बदले। नवंबर 2021 में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस के एक ट्रेनिंग कैंप को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू जब हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें हिंदुत्व की क्या जरूरत है? क्या हिंदू धर्म सिख या मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई के लिए है? नहीं, लेकिन हिंदुत्व है। दिसंबर 2021 में यूपी के अमेठी में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में आज हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी के बीच एक लड़ाई। एक तरफ हिंदू है जो सच्चाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी के पास हिंदुओं को ज्ञान देने के लिए भरा हुआ है बॉस। हिंदू क्या है, हिंदुइज्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। और जो लोग यहां बांध के फट जाते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, कभी बताएं उसके बारे में भी। जो इतने सालों में आए और इस देश का सनातन का जो गौरव है उसके चिन्ह तोड़ तोड़ के चले गए, वो क्या फॉलो करते थे, उसको क्या बोलते हैं, उस पे नहीं है इन लोगों के पास ज्ञान। हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों पर हिंदुत्व को लेकर हो रही डिबेट के उसी मंच से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू धर्म को हिंदुइज्म कहना इसका अपमान बताया और कहा कि मुस्लिम और ईसाई धर्म के साथ कभी इज्म शब्द जोड़ा गया है क्या? क्यों नहीं जोड़ा? सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि विपक्ष को आज का हिंदू इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जाग रहा है, उसे डरता भागता हिंदू अच्छा लगता था, आज वाला डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, तो इनको दिक्कत हो रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। Then I would like to ask why the term Hinduism, why the ism is associated with all the religions which originated from India,
Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism. Ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is? Hindu Tat. When you cherish Hinduism, it is called Hindutva. What is Hinduism? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा, 24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता। सनातन को हिंदू और हिंदुत्व में बांटने का जो एजेंडा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे काम करते चले जा रहे हैं जिससे हिंदू बट नहीं रहा, हिंदू एक होता जा रहा है। हिंदू समाज के अंदर वो स्वाभिमान जग रहा है जिसमें वो आक्रांताओं से 1000 साल से लड़कर भी गर्व के साथ खड़ा है। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के इतिहास को याद करके पीएम मोदी ने यही भाव जगाया। इसी से सनातन विरोधियों को सारी परेशानी है। पिछले 2 दिन में सोमनाथ से जो पीएम मोदी की तस्वीरें आई वो तस्वीरें ही सनातन विरोधियों में आग लगा रही। चाहे पीएम मोदी का सोमनाथ के दर्शन करना हो या फिर ओंकार मंत्र का जाप करना हो, ये सारी तस्वीरें देखकर इकोसिस्टम हिला हुआ है। इस दौरान सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्य आतिशबाजी भी हुई और पीएम मोदी ने सनातन के गौरव को आसमान की ऊंचाई पर दिखाने वाला ड्रोन शो भी देखा। सोमनाथ में यह जो आयोजन हुआ था उसके लिए हिंदू समाज को यह याद दिलाया गया कि किस तरह से हजारों सालों से सनातन पर हमले हुए और ये सब हमले हिंदुओं से नफरत में किए गए थे। लेकिन तब से हिंदू संघर्ष कर रहा है और विरासत को बचा ही रहा है। सोमनाथ में पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा में भी हिस्सा लिया जिसके जरिए सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पीएम मोदी दोनों हाथों से डमरू बजाते भी दिखाई। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब जब सनातन पर हमले हुए आक्रांता सोच रहे थे कि वो जीत गए, लेकिन ऐसे आक्रांता आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए और सनातन का गौरव सोमनाथ मंदिर पर आज भी आसमान की छूती धर्मध्वजा में फहराता दिख रहा है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भी देश में सनातन का विरोध करने वाली ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी विरोध किया। पीएम मोदी ने सनातन को बांटने की साजिश करने वाले ऐसे लोगों से बचने के लिए एकजुट रहने की अपील की। अब चूंकि वो एकजुट रहने कह देते हैं तो एक पूरे इकोसिस्टम को आग लग जाती है। सुनिए एक बार पीएम को। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। एक तरफ तो मोदी और हिंदुत्व क्लियर निशाने पर दिखते हैं, उधर ओवैसी ने अलग पॉलिटिकल गदर काट रखा है। मुसलमानों पर ओवैसी के एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे हंगामा मचा हुआ है। इन दिनों ओवैसी की नजर महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन और बीएमसी पर टिकी। ओवैसी जानते हैं कि मुंबई में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है, जिनकी बीएमसी की 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका रहती है और मुसलमान वोटों की एकमुश्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ओवैसी उन्हें डर के साथ ही हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला के पीएम बनने का सपना भी दिखा रहे हैं। हिजाब वाली पीएम पर ओवैसी का यह बयान सुनिए जो बहुत चर्चा में है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली एक बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कोई उनसे पूछे कि जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सदस्य हैं उसमें इतने सालों में कितनी महिलाओं को जगह दी गई, वक्फ बोर्ड में कितनी महिलाओं को जगह दी गई, वहां दे नहीं पा रहे। पीएम की कुर्सी देने की बात कर रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव में वादे कर रहे हैं। ओवैसी जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट और उसमें भी महिलाओं का वोट एक मुश्त पड़ गया तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की
वारे न्यारे हो जाएंगे। इसलिए बार बार मुस्लिम महिला को, बुर्के वाली या हिजाब वाली महिला को पीएम बनाने की बात कर रहा है। मुसलमान वोटों को एकजुट करने के लिए ओवैसी उन्हें सपने दिखा रहे हैं तो डर भी दिखा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ कानून आने के बाद देश की मस्जिदें खतरे में आ गई हैं। इसके लिए ओवैसी ने पिछले दिनों दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के पास हुई कार्रवाई का हवाला दिया और यूपी में संभल की मस्जिद को भी खतरे में बता दिया। सुनिए कैसे सपने के साथ साथ डर भी बेच रहे हैं ओवैसी। मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता। यही नहीं, ओवैसी मुसलमानों को यह कहकर भी डरा रहे हैं कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो कल किसी के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। सुनिए ओवैसी। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले इसी तरीके का डर दूसरी पार्टियां दिखाती थी, अब असदुद्दीन ओवैसी लेकर आए। ओवैसी के हिजाब वाली पीएम के सपने पर बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा मियां, पहले बुर्के वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है, और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। देश की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुसलमान के साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा मुसलमान खुद देख लेगा। ठाकरे बंधुओं के साथ क्या हो रहा है जरा आप देखिए पाठशाला में अगला चैप्टर। उद्धव और राज ठाकरे तो मोदी फडणवीस के प्लान से ऐसा घबराए कि यूपी बिहार वालों को लात मारकर निकालने पर आ गए। राज ठाकरे ने बीजेपी के अन्नामलाई को मंच से गाली क्यों दे दी? ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स निपटने के सबूत आ गए हैं क्या? अब इसका चैप्टर। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए गजब की बयानबाजी और पॉलिटिक्स चल रही। पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी से घबराकर ठाकरे भाई एक हो गए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव नाक का सवाल नहीं, अस्तित्व का सवाल बन गया है, क्योंकि बीएमसी अगर हार गए तो दोनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। राज ठाकरे के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, ना उनका इस देश में कोई एक विधायक है, ना उनका कोई सांसद है, जीरो पार्टी है, लेकिन बातें ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितने सांसद विधायक बना देते हो। इसी वजह से बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने धमकी वाली पॉलिटिक्स फिर तेज कर दी। राज ठाकरे तो भाई गाली गलौज पर आ गए। आप देखिए, राज ठाकरे बीजेपी नेता को गाली दे रहे हैं, हिंदी भाषा पर कह रहे हैं कि मैं लात मार दूंगा। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर अजीब बयान दे रहे हैं। शरद पवार अलग ही प्लान बना रहे हैं। चर्चा है शरद पवार और अजीत पवार फिर एक हो जाएंगे। चर्चा हो रही है कि क्या दोनों चाचा भतीजा साथ आएंगे तो एनडीए 300 के पार चला जाएगा क्या? बीएमसी चुनाव में राजनीति का हर रंग दिख रहा है, और उस पर बीजेपी नेता अन्नामलाई के एक बयान से मुंबई में उबाल आ गया, जिसके बाद धमकियों से लेकर गाली तक का सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र में बीएमसी वैसे तो लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन इसमें ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स बचेगी या निपट जाएगी, क्या क्या होने वाला है, इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। और आपको दिखाऊंगा कि ये राज ठाकरे क्यों यूपी बिहार वालों को लात मारने की बात कर रहे हैं। अन्नामलाई ने इनको क्या जवाब दिया है, लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है पहले उसकी एक झलक देखिए। तुझ्याकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। उसके ऊपर एफआईआर लॉज होना चाहिए।
जो महाराष्ट्र का और मराठी लोगों का अपमान किया है ये अण्णामलई ने। मुंबई में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है बीजेपी नेता अन्नामलाई। अन्नामलाई मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान अन्नामलाई ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर भयंकर हंगामा खड़ा हो गया, आज आपको बताता हूं। अन्नामलाई के बयान से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मौका मिल गया बीजेपी पर हमला करने का। अन्नामलाई ने प्रचार के दौरान कहा कि बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय शहर है। मुंबई में ट्रिपल इंजन वाली सरकार जरूरी है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी, राज्य में देवेंद्र फडणवीस और मुंबई में बीजेपी का मेयर होना चाहिए। मुंबई के इंटरनेशनल शहर, इस शहर का बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ रुपए है। बेंगलुरु का बजट 19,000 करोड़ रुपए है। मुंबई को चलाने के लिए एक कुशल प्रशासक की जरूरत है। अन्नामलाई दरअसल कहना चाह रहे थे कि मुंबई एक ग्लोबल सिटी है, खाली मुंबई के हिसाब से मत देखिए उसको। मुंबई की ग्लोबल पहचान है, इसे सिर्फ महाराष्ट्र के एक शहर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात को घुमा फिरा के बीएमसी चुनाव में मुद्दा बना दिया गया। ठाकरे भाइयों को मौका मिल गया और इस मौके का फायदा उठाने के दौरान राज ठाकरे ने भी गलती कर दी। अन्नामलाई के लिए कैसे गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिए आप। कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। मंच पे खड़े होकर गाली वाली भाषा, यही राज ठाकरे की पहचान रह गई। इनको तालियां मिल जाती हैं, वोट नहीं मिलता। लोग आते हैं, मजा लेके चले जाते कि अच्छा बोला, चलो भाई मजा आया। राज ठाकरे की धमकी वाली भाषा के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं का मन भी बढ़ गया। वो खुलकर अन्नामलाई को धमकी देने लगे। इन सब पर अन्नामलाई ने भी जवाब दिया। अन्नामलाई ने कहा कि आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे मुझे धमकाने वाले कौन होते हैं? उन्होंने सिर्फ मुझे अपमानित करने के लिए सभाएं आयोजित की। मुझे नहीं पता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हो गया हूं या नहीं। अगर मैं कहूं कि मुंबई विश्व स्तरीय शहर है तो क्या इसका मतलब यह है इसे महाराष्ट्रियों ने नहीं बनाया? इन लोगों ने पूरी तरह ये लोग पूरी तरह से अज्ञानी हैं। अन्नामलाई ने कहा कि कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि मुंबई आने पर उनके पैर काट दिए जाएंगे, तो कह रहे हैं कि मैं मुंबई आ रहा हूं, जिसे पैर काटना है काट लें। अन्नामलाई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन ठाकरे भाइयों ने इसे मराठी अपमान से जोड़ने का प्रयास किया। उद्धव की शिवसेना सवाल कर रही है कि अन्नामलाई के बयान पर फडणवीस और एकनाथ शिंदे खामोश क्यों हैं? सुनिए एक बार। एक अन्नामलई आया है, कहाँ से? तमिलनाडु से। मुंबई में स्टार प्रचार है क्या बीजेपी का? वो मुंबई में आकर कहता है कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है और राज्य के मुख्यमंत्री अब तक उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे। डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी चुप बैठे हैं, जो अपने आप को शिवसेना और धनुष्य बाण लेकर घूम रहे हैं ना, कि शिवसेना शिवसेना। जवाब दीजिए फडणवीस और शिंदे, उसके ऊपर एफआईआर लॉज होना चाहिए। जो महाराष्ट्र का और मराठी लोगों का अपमान किया है ये अन्नामलई ने। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र की शहर नहीं है। अन्नामलई जी खुद का डिपॉजिट देखे, खुद के वोटर्स देखे, उनको उनके पार्टी में क्या स्थान है देखे। हम मुंबई संभालने को समर्थ हैं। और ये उन्होंने भाजपा की जो विचारधारा है, मुंबई का अपमान करते रहो, महाराष्ट्र का अपमान करते रहो, यही उन्होंने किया है। अन्नामलाई कह रहे हैं कि मुंबई ग्लोबल शहर है, उसको ये लोग बना रहे हैं कि नहीं, ये तो कह दिए कि मुंबई महाराष्ट्र का शहर ही नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि इन पे एफआईआर होनी चाहिए, तो जाइए एफआईआर कीजिए, आपको किसी ने मना किया है एफआईआर करने से? लेकिन इनको मुद्दा बनाना है, मामला घुमाना है। अन्नामलाई के नाम पर ठाकरे भाइयों ने गदर काट दिया। उधर राज ठाकरे के निशाने पर फिर से उत्तर भारतीय आए हुए हैं। राज ठाकरे ने यूपी बिहार और हिंदी बोलने वालों के लिए कहा है कि यूपी बिहार वालों को समझना होगा कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है, आपकी भाषा अवधी और मैथिली है। किसी भी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आपने हिंदी भाषा थोपने की कोशिश की तो मैं आपको लात मारूंगा। कौन लात मार देगा बॉस? कैसे लात मार देगा बॉस यूपी बिहार वालों को? और कौन यूपी बिहार वाला आप पे मराठी भाषा पे जो है वो हिंदी थोप रहा है? देश भर में महाराष्ट्र के लोग घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वो जाते हैं तो मराठी बोलना भूल जाते हैं। तो यूपी बिहार वाला अगर कहीं जा रहा है, काम कर रहा है, बात कर रहा है, तो हिंदी बोलना भूल जाए। राज ठाकरे की पार्टी 1.5% के वोट की पार्टी है, सीट है 0, और यूपी बिहार वालों को लात मारेंगे ये। पॉलिटिक्स में आपको जनता ने आपकी पार्टी को लात मार रखी है, पहले उसको संभालिए बॉस।
ये वो राज ठाकरे हैं जिनकी पार्टी को 1.5% वोट आता, 1.5%, सीट है 0। ये अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाते हैं, हिंदी यूपी बिहार वालों को लात मारने निकले हैं। खुद की पार्टी खत्म होती चली जा रही है, लेकिन राज ठाकरे यूपी बिहार वालों को लात मारने की धमकी दे रहे हैं। सोचते हैं इससे वोट मिल जाएगा, मराठी मानुष बहुत खुश हो जाएगा। अरे मराठी मानुष अगर खुश हो रहा होता आपके लोगों को, यूपी बिहार वालों को मारता हुआ देख के, तो आप 1.5% वोट पे ना बैठे होते, आपका बेटा ना हार रहा होता। वो मराठी मानुष को भी पसंद नहीं आता है कि मराठी मानुष के नाम पे ये क्या कर रहे हो, किसी को मार रहे हो। लेकिन जो मन आता है वो करते हैं, जो मन आता है वो कहते हैं। अब फिर सोचेंगे कि लोग वोट क्यों नहीं देते। अरे लोग को नहीं चाहिए भाई ऐसी नफरत। राज ठाकरे ने तो मुंबई के लोगों को डराते हुए यह भी कहा कि ये मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है, अगर आपने आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। काहे खत्म हो जाएंगे बॉस? मराठी मानुष, आप चुनाव हारिएगा, मराठी मानुष खत्म हो जाएगा। आपका 1.5% वोट है, सीट नहीं है, मराठी मानुष खत्म हो गया। कह रहे हैं कि वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। इन लोगों का हिसाब चले तो हर स्टेट के लिए तय कर देंगे, यूपी वाला यूपी में रहेगा, बिहार वाला बिहार में रहेगा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में रहेगा। देश भर में महाराष्ट्र के लोग जाकर नौकरी नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, कंपनियां नहीं जाती हैं महाराष्ट्र के लोगों की। जहर और नफरत भर रहे हैं लोग। और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पहचान रखोगे हिंदुत्व की, हिंदू की, तब जाकर ऐसी नफरत वाली पॉलिटिक्स से बच पाओगे। For more of such videos,